हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर अगेन विथ ब्रांड न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन। ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया है। ठीक है ना। और जो कैलकुलस का नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या है? इंटीग्रेशन। अब है क्या इंटीग्रेशन? अगर इसका शुरुआत करें तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? डिफरेंशिएशन। वो क्या था? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन है, एक क्या है? इंटीग्रेशन है। अब दोनों है कैलकुलस का पार्ट। ठीक है। सीधा आप ये कह सकते हो ना, दोनों भाई भाई है। ठीक है, दोनों क्या है? भाई भाई है। लेकिन ये कौन सा भाई है? ये छोटा भाई, छोटा भाई, मोटा भाई। और ये कौन सा? ये है अपने पास बड़ा भाई, है ना, बड़ा भाई। ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, छोटा 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 ये। और ये इंटीग्रेशन, ये बड़ा 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 बड़ा। करेगा क्या? ये ना सबको मारते पीटते रहता है, बदमाश है। ठीक है, बदमाश। बस सुनते जाना, कहानी है थोड़ा सा। ये ईमानदार है, ईमानदार है, इंसान है। ठीक है, बहुत सलीके से रहता है ये ईमानदार। अब करता क्या है? इसको जब भी मिला, कोई भी फंक्शन मिला, उसको पीट दिया, है ना, पीट पीट के एकदम तोड़ फोड़ दिया और डी लगा दिया, तो वो डीएक्स हो गया। ठीक है ना। इसको जब भी कोई फंक्शन मिला तो ये क्या करता है? उसको पीट के छोटा कर देता है ना, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर देता है, अलग अलग करता है। लेकिन ये बड़ा भाई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। ठीक है ना, तो ये चीजों को समझता है। उन सभी को वो क्या करता है? फिर से जोड़ देता है। सभी को करता है, जोड़ देता है। ये देखो, जैसे ही किसी को तोड़ेगा एकदम तितर बितर कर देगा और एक क्या दे देता है? एक मार्क दे देता है। ठीक है ना। और वो मार्क क्या है? डी। जैसे ही डी लगा हुआ है तो आप क्या समझ जाते हो? डिफरेंशिएशन किया हुआ है। लेकिन अब इसका काम क्या रहेगा? अपने छोटे भाई के किए गए गलती को संभालना। मतलब कि वो जो तोड़ा गया है छोटे छोटे टुकड़े में, उसको क्या करना है? जोड़ना है। जो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको क्या करना है? जोड़ना है। यानी ये जो काम करता है उसके बिल्कुल ये उल्टा करता है। ये जो काम करता है उसके बिल्कुल ये क्या करता है? उल्टा करता है। तो इस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन लिखा जाता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या लिखा जाता है? कि जो इंटीग्रेशन है ये एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, जहां पे डिफरेंशिएशन क्या कर रहा था? एक बड़े से चीज को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दे रहा था, वहीं पे इंटीग्रेशन क्या करेगा? बहुत सारे छोटे टुकड़ों को मिला के एक कंप्लीट थिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब जैसे ध्यान दो तो पहला पॉइंट क्या बनता है? पहला पॉइंट बनता है कि इंटीग्रेशन जो है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन जो है इज क्या? रिवर्स प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस रिवर्स है? ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पॉइंट ये बना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब कंटिन्यूड, है ना, कंटिन्यूड। क्या कंटिन्यूड? एडिशन, कंटिन्यूड एडिशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूड एडिशन। और इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सांप जैसा। ये आई नहीं है, ध्यान रखें, ये एक सांप जैसा है जिसका ये वाला देखो, आगे वाला फन कुछ ऐसा है, ऐसे फन निकाल के बैठा रहेगा, और पीछे ये देखो ऐसा है जिसके ऊपर वो बेस बना के बैठा है। तो इसको हम लोग, इस ये वाला जो सिंबल है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? कि इंटीग्रेशन है ये। इससे क्या समझते हैं? इंटीग्रेशन है। ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हुआ रहे कि एफ एक्स है यहाँ पे, ठीक है, कोई फंक्शन है और उसके साथ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब कि आपको अब इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब क्या है? आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन टू बी डन, इंटीग्रेशन टू बी डन, मतलब ये देखो, इंटीग्रेशन टू बी डन। जैसे ही किसी फंक्शन के आगे ये वाला साइन लगा दिया, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है ना, किसका इंटीग्रेशन करना है, ये भी तो सवाल है ना। तो देखो, जब भी कोई एफ एक्स रहेगा तो उसके साथ डीएक्स रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो अब ये चीज जो आया एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। तो एफ एक्स यहाँ पे जो है ना, वो फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एफ एक्स जो है वो फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, इट्स इंटीग्रेशन, इट्स इंटीग्रेशन टू बी डन, टू बी डन। इस इंटीग्रेशन को, सॉरी, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये dx क्या है? dx वो है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब हम x के लिए लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट
टू विच या टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन टू बी डन, इंटीग्रेशन टू बी डन। फिर से समझते हैं चीजों को, क्या क्या हुआ। ये जो साइन है ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। ये जो fx है इसी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, ये जो fx है इसी का इंटीग्रेशन होगा, और ये जो dx है, ये जो x है, ठीक है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब ये चीज कहां से आया, ठीक है ना, सारा डिस्क्रिप्शन में नोट मिलेगा, उसमें आप नोट करते जाएंगे। अब ये चीज आया कहां से, सर dx कहां से आया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो कैसे हम लोग करते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू, मान लो आपके पास x टू द पावर n कोई फंक्शन है, तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखते थे, nx टू द पावर n माइनस 1, यही लिखा जाता था। अब यहां से आप क्या करोगे, dy इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx, ये करता था, है ना। अब आप ये देखो कि nx टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx जो है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, अब जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, तो जोड़ने वाला काम ये होता है तो ये होता है, इसीलिए ये हमेशा जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसी के रिस्पेक्ट में तो आप इंटीग्रेट भी करोगे। यानी तोड़े थे, अगर आपको एक बाल्टी दिया गया, उस बाल्टी को तोड़ के अलग अलग कर दिया गया, और जिसका बाल्टी था वो क्या कहेगा आपसे, है ना, कि जैसे पहले था वैसे ही आप जोड़ के दो। तो देखो जैसे पहले रहेगा वैसे ही जोड़ के दिया जाएगा। पहले क्या था, x के रिस्पेक्ट में तोड़ा गया था, तो जोड़ा भी किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप x के रिस्पेक्ट में उसको ब्रेक करते हो तो उसको जब इंटीग्रेट भी करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो अभी बेसिक बात हम लोगों ने ये समझा कि अगर किसी भी फंक्शन के आगे ये साफ लगा दिया जाता है ना, तो हम ये समझते हैं कि उसको इंटीग्रेट करना है, यानी fx dx, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर dx लिखा हुआ है यहाँ पे तो dx के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे dt लिखा हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। यहां तक हम लोगों को क्लियर है। अब देखो, ये जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कौन होता है, इंटीग्रेशन, तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या उसका रियलिटी में रिवर्स होता है क्या। चलिए देखते हैं, जैसे x टू द पावर n है ना, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या होना चाहिए, ये आता है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है, ये आता है। अच्छा, अब कैसे आता है, थोड़ा सा ये चेक करते हैं। हुआ क्या, अगर कोई फंक्शन nx टू द पावर n माइनस 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n होता है। ओके, कैसे, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा रहे nx टू द पावर n प्लस c, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो पहले वो देखते हैं। तो आपके पास जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे x टू द पावर n प्लस c को, है ना, तो क्या आएगा, c तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। लेकिन जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस c हो जाता है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्या कह रहे हैं, अगर x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसका रिवर्स अगर है तो जब इंटीग्रेट किया जाएगा, जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये फिर से वापस आ जाएगा। ले इसमें देखो, अगर x टू द पावर n प्लस c है, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो इसका जब इंटीग्रेशन किया, सॉरी डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये आता है प्लस 0, और 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब इसका जब दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आना चाहिए ना, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, जैसा मैंने पहले बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब इसको मैं रिवर्स करूंगा, यानी इंटीग्रेशन कर देना होगा इसको, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये चीज दोबारा मिलना चाहिए, और मिलता है। इसीलिए जनरली हम लोग जब कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो fx और dx लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप जो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा, है ना, उसमें एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड कर दिया करते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस c। अगर x का भी सिर्फ डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, 1, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, x। तो दोनों का देखो डिफरेंशिएशन सेम आया था, इसलिए हम लोग अपने आप से क्या कर देते हैं, कांस्टेंट पुट कर देते हैं। फिर से x प्लस c का भी डिफरेंशिएशन कितना, 1, और x का भी डिफरेंशिएशन कितना, 1। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है,
कि यहाँ पे तो सी कांस्टेंट छूट जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ना अपने मन से एक कांस्टेंट डालते जाएंगे। हाँ, अगर जब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, और जीरो का वैल्यू नहीं होता, जीरो मतलब वैल्यूलेस है, इसलिए हम उसको वहां पे एक कांस्टेंट लगाते जाएंगे। ठीक है, इसमें रूल पढ़ेंगे जैसे जैसे, है ना, ये रिवर्स है तो सारा रूल भी इसका रिवर्स होता है। ठीक है, बेसिक बात, आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स अगर आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलो और भी थोड़ा बहुत बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि आपके पास मान लो dx है ना, तो dx किसके रिस्पेक्ट में है, dx के ही रिस्पेक्ट में, तो आप क्या जानते हैं इसका वैल्यू 1, अभी मैंने बताया था। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि d अपॉन dx, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहते हो, इसका वैल्यू 1। यानी अगर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। इसका मतलब देखो उल्टा उल्टा सारा कुछ हो रहा है, सभी रूल में आपको उल्टा मिलना है ना, सभी रूल में आपको उल्टा मिलना है। तो अब ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्टली रूल पे आते हैं, ठीक है, और उसी को देखते हैं। तो रूल पे आने से पहले एक दो बातें और है जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। कौन कौन सा टाइप है, नंबर एक है जो डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें जो रहता है ना डेफिनेट में, ध्यान सुने, इसमें जो डेफिनेट होता है ये बाउंडेड होता है किसी दो लिमिट्स के बीच। बस अभी सुन ले, आगे ये चीज समझ में आएगा आपको। बाउंडेड इन टू लिमिट्स, ध्यान से समझेंगे, ये बाउंडेड रहता है किसी दो लिमिट्स में। और इसको देखो, ये अनबाउंडेड होता है, किसी भी लिमिट के अंदर ये बाउंडेड नहीं रहता है। ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा दो लिमिट के बीच में, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बाउंडेड नहीं होगा। क्लियर है, बस याद रखें इस चीज को, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाएं। जैसे जैसे रूल हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा और क्लैरिटी आते जाएगा आपके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे आपके पास एक दो बात और है। आप इंटीग्रेशन के जगह पे पहले क्या पढ़ रहे होते थे, इंटीग्रेशन के जगह पे पहले पढ़ रहे होते हैं आप समेशन। ठीक है, ये जो समेशन है ना, इसी के जैसा कुछ, इसी का रिप्लेसमेंट क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट ऑफ समेशन। समेशन का भी काम होता था ऐड करना, और इंटीग्रेशन का भी काम क्या होगा, ऐड करना। तो समेशन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग आगे इंटीग्रेशन के हेल्प से क्या पढ़ेंगे, जैसे आपके पास एक, मान लो कि आपने 9 क्लास में मोशन में पढ़ा होगा कुछ ऐसा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफ गिवन ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहता था, याद करो तो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता था, और आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। कैसे निकालते थे, तो आप क्या करते थे, एरिया अंडर ग्राफ निकाल देते थे, एरिया अंडर कर्व निकाल देते थे, यानी इसका एरिया निकाल देते थे। कहते सर यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, तीनों को ऐड कर देते थे, क्या मिल जाता था, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही कुछ करते थे। अब ये चीज तो आसान है कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर मिल गया तो आप उसके एरिया को आसानी से फाइंड आउट कर पाते हो। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल फिगर कोई ना मिले, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फिगर ना मिले, कोई ऐसे ही एकदम अनयूजुअल सा फिगर आ जाए, तब क्या करोगे आप। जैसे देखो ये कोई फिगर आ गया ऐसा, है ना, और ये वाला फिर से वही ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो क्या करोगे, आपको फाइंड आउट तो करना है इसका एरिया। क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फिर से। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो आप क्या करते हैं ना, हम लोग इसको इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट में इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट में, बिल्कुल ठीक है, एकदम छोटा छोटा एलिमेंट में, बहुत सारा, कितना, तो इनफाइनाइट एलिमेंट में इसको क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इन सभी एलिमेंट का एरिया निकालना होगा। तो देखो ये कितना है, V1 है, ठीक है, ये कितना है, डेल्टा टी है, ठीक, और वैसे ही इसमें कितना होगा, V2 होगा, कितना होगा, डेल्टा टी होगा। तो आप क्या करोगे, V1 डेल्टा टी प्लस V2 डेल्टा टी, है ना, V3 डेल्टा टी, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, Vn डेल्टा टी तक। अब ये मान लो कि ये T1 है और ये कितना है, T2 है ना, तो आप क्या करोगे, इसका ऐसे लिखते थे इस चीज को, बड़ा इज इक्वल टू, ऐसे डॉट डॉट लगा के, इज इक्वल टू V1 डेल्टा टी प्लस
v2 डेल्टा टी प्लस डॉट 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 vn डेल्टा टी। अब यहां पे क्या लिखते थे, i इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसको और कैसे लिखा जा सकता था, समेशन ऑफ v i डेल्टा टी, है ना, i से i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक, ऐसा ही तो लिखते थे, है ना। तो ये चीज एरिया बताता था, ठीक है। उसी प्रकार अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, इंटीग्रेशन से, ठीक है। कहां से, i इज इक्वल टू 1 से, सॉरी यहाँ पे कितना से, t इज इक्वल टू 1 से, यानी 1 से लेके n तक इनका कुछ वैल्यू रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिख देगा, v डेल्टा, या डेल्टा को आप क्या करें, बहुत छोटा है ना, तो बहुत छोटे के लिए हम लोग dt यूज करते हैं, तो v dt, और यहां से 1 से लेके n तक, ठीक है। यानी सुनना, यानी ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपको और क्या करके देगा, तो एरिया निकाल के देगा, एरिया फाइंड आउट करके देगा। कहां का एरिया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन क्या बताता है आपको, एरिया अंडर कर्व भी देता है, एरिया अंडर कर्व भी देता है, और इसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अब एक फैक्ट बता दूं मैं, ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा इसमें क्या होता है ना, जो काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में एक दो चीजें हैं जो आप नहीं जानते हो, है ना, लेकिन डिफरेंशिएशन आप जानते हो। अगर कोई भी इक्वेशन लिखा रहे पोजीशन का या फिर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, है ना, ऐसा कोई लिखा रहे, तो पता है अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, किसको, x को, यानी dx अपॉन dt कर दोगे ना, तो ये वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो वेलोसिटी के बराबर आ जाता है। ये चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि वेलोसिटी को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम से, तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, d अपॉन dt, और ये निकाल देना है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अगर इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्लियर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, d अपॉन dt, और ये चीज आ जाएगा d अपॉन dt t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये ऐसा। तो ये चीज आप अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी बेसिकली इंटीग्रेशन सीखते हैं, और अगर हो सके तो इस चीज को थोड़ा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। याद रखें बस ऐसे, ठीक है। अब पता है, अब अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। मतलब ये कि सर अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं, इंटीग्रेट करोगे। तो अब देखो उल्टा जा रहा है। अगर इधर से इधर डिफरेंशिएट करते हुए आएंगे तो इधर से इधर कैसे जाएंगे, इंटीग्रेट करते हुए। देखो मैं इधर से डिफरेंशिएट करता हुआ जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट करता हुआ, अगर वापस आना होगा तो इंटीग्रेट करना है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। इधर जा रहा हूं डिफरेंशिएट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी आ गया, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब एक्सेलरेशन से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी पे आ गए, एक बार सॉरी इंटीग्रेट कर दो, और एक बार फिर से इंटीग्रेट कर दो तो फिर से कहां आ जाओगे, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, फिर से डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आ रहा है बात। अब देखो एक्सेलरेशन से कहां जाना है, वेलोसिटी पे, क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट कर दो, कहां आ गए, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी से फिर से इंटीग्रेट कर दो, कहां आ गए, पोजीशन पे, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट पे। क्लियर है, तो ऐसे हम लोग चीजों को समझते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन का क्या काम हुआ यहाँ पे, अगर आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ, इंटीग्रेट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, फिर से इंटीग्रेट कर दोगे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बहुत एक्सट्रीम यूज है इसका, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। ये तो मैंने जस्ट काइनेमेटिक्स का बात बताया, ये आगे और भी बढ़ते जाता है इसका एप्लीकेशन। क्लियर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जस्ट कंटिन्यू समेशन है, कंटिन्यू एडिशन है, ठीक है, जिसको छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ जोड़ के क्या कर देता है, एक बड़े से टुकड़े का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके रूल्स को, है ना। तो इससे पहले एक और चीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, ठीक, रूल जैसा ही है, कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए
तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे उसमें था ना कांस्टेंट का फंक्शन आता था, किसमें किसमें कांस्टेंट का फंक्शन आता था, c इंटू कुछ रहता था, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देते थे। जैसे 4x², तो 4 को आप क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे। वैसे इसके साथ भी होता है, इसमें भी अगर कोई कांस्टेंट रहता है ना तो उसको बाहर निकाल देते हैं, सबसे पहले अलग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, तो हेडिंग बना लेंगे सभी लोग प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन का। तो पहला जो है ना कि मान लो इंटीग्रेशन है a इन fx, ठीक है, और dx ऐसा लिखा हुआ है, तो पता है आपको ना a पहले ही बाहर निकाल रहा होगा, उसके बाद क्या करोगे आप, fx dx, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लियर हुआ। अगर कोई ये क्या है, ए कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर कभी भी कोई कांस्टेंट मिल जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेटेबल साइन से बाहर निकाल लेना होगा, क्योंकि कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसी चीज का होगा जो वेरिएबल है, जिसका वैल्यू वेरी करता है ना। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। दूसरा जो फंक्शन है, वही जो एडिशन रूल था वही वाला फंक्शन है। क्या है फंक्शन, ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कुछ फंक्शन ऐसा हो fx प्लस gx प्लस माइनस, ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे dx रहे, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा था सम रूल वही वाला यहाँ पे लगा दो, तो fx dx, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और फिर से इंटीग्रेशन क्या, gx dx, ठीक है। ये दो सिंपल चीज है, आप डिफरेंशिएट करके कुछ भी इंटीग्रेट करके कुछ भी आ जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। तो इंटीग्रेशन में भी वही रूल होता है जो डिफरेंशिएशन में होता है, ठीक है। और जो आगे रूल पढ़ने वाले हैं, आप ऐसा कर लेना, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन का सारा क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना रूल को, ठीक है ना, हो सके तो प्रॉब्लम्स को भी। तो अब देखो और मजा आएगा फिर पढ़ने में, ये चैप्टर एकदम आसान लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका पढ़ा हुआ, और डिफरेंशिएशन ही है टोटल, ये उल्टा फॉर्म में पढ़ना है। अगर आपको 1 से 100 तक गिनती आती है ना, तो 100 से 1 तक भी गिनती आना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि आप 1 से 100 तक काउंट कर पाते हो तो 100 के बाद 99, 90 के बाद 99 के बाद 98, 98 के बाद ऐसे उल्टा काउंट करते जाना है, बस वही चीज है। अब देखो नंबर रूल पे आ जाते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो बस क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो रूल, जो मेन चीज है रूल ही है, इसी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। पहला, मान लो कि कोई, अभी मैंने बताया था, इसको भी रूल में रख लेता हूं मैं, c इंटू यू, सी क्या है, कांस्टेंट है, यू क्या है, फंक्शन है, यू क्या है, कोई फंक्शन है, और c क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, पहले तो c बाहर निकालो, और u का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, कहता है कि अगर कोई फंक्शन u प्लस v प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस u v w, ठीक है, ऐसा कोई रहे, और dx, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, वही सम रूल और डिफरेंस रूल। तो यहाँ पे क्या हो लिखा जाएगा, u इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v, अगर प्लस माइनस है यहाँ तो प्लस माइनस वहां भी है ना, तो v इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू dx, ये होगा सिंपल। अब तो ये करते ही आए थे, डिफरेंशिएशन में भी आपने ये किया था। उसके बाद नंबर 3, तीसरे में क्या आएगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है x टू द पावर n dx, ठीक है ना, x टू द पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। समझ में आ रहा है भाई, x टू द पावर, देखो डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे कि जो पावर रहता था उसको आगे लाते थे और उसमें से 1 माइनस कर देते थे, यही करते थे ना। अब इसमें जो पावर रहेगा उसमें 1 माइनस नहीं होके 1 प्लस होगा, ठीक है। और जिसको आप जिस पावर को मल्टीप्लाई करते थे, इस बार टोटल पावर को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे n+1 तो यहाँ भी n+1, यहाँ पे n प्लस जो भी आएगा, यहाँ पे वटेवर जो भी आए पावर वो नीचे चला आएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, तो x टू द पावर n का डिफरेंस है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, अगर ऐसा रहे, कांस्टेंट रहे और dx रहे, ठीक है, कांस्टेंट रहे और क्या रहे, dx रहे, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और यहाँ पे dx। अब सर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, c इंटू 1 है और इंटू dx है। याद करो 1 के बारे में, आपको क्या बताया गया था, x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1 होता था। तो इस 1 का
इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन x होगा। ये देखो, ऐसा नहीं कि dx वाला x मैंने लिख दिया, नहीं, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा कौन है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो ये होना चाहिए। फिर से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, x, ठीक है। चलो, तो यानी dx का आप सीधा सीधा ऐसे याद रख सकते हो, dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x होगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे आपके पास रीजन भी है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 है, अगर देखो यहाँ पे x टू द पावर n था तो चल गया, अगर ऐसा आ जाए c x टू द पावर n, तब यहाँ पे dx, तब क्या करोगे, वही रूल है, c को आप आगे लिखो और x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कोई अंतर नहीं आया रूल में, आया किसी अंतर का अंतर, क्या नहीं आया, तो सेम रूल सेम रह गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अगले पे। तो अब जैसे देखो इस चीज में यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों रूल में एक और चीज ऐड है, इसमें ना कभी भी जो n होगा वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। n नेवर बी इक्वल टू -1। n अगर -1 हो जाएगा तो फिर उसके लिए रूल बदल जाता है, ठीक है। जैसे उसी को मैं देख रहा हूं, अगला जो रूल है छठा, वो क्या है, x टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, ठीक है। याद करो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, याद है क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। तो देखो ये कुछ नहीं, 1/x ही तो है, x टू द पावर -1 क्या है, 1/x है, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln x, ठीक है ना। एक रूल ये हो गया। और याद रखें सभी में कांस्टेंट अपने मन से लगाते जाएंगे, है ना, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये प्लस सी आप लगाते जाना। उसके बाद 7वां अगला रूल है कि अगर e टू द पावर x dx आ जाए, तो याद करो अगर y इज इक्वल टू क्या होता था, e टू द पावर x, तो dy x, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का यही हो जाएगा तो इंटीग्रेशन भी तो सेम होगा ना, ठीक है। उल्टा करो तो सेम क्या रह जाएगा, e टू द पावर x। देखो सारा उल्टा उल्टा मिल रहा है, सारा उल्टा उल्टा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ले लेते हैं, है ना। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, कुछ कर किया नहीं जा रहा है, याद रखना, बस उल्टा किया जा रहा है, किसका, डिफरेंशिएशन का उल्टा किया जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा। इसका काम है जोड़ना, उसका काम क्या है, तोड़ना, ठीक है। जब भी तोड़ने का बारी आएगा तो किसको लाएंगे, डिफरेंशिएशन को। जोड़ने का बारी आएगा किसको लाएंगे, इंटीग्रेशन को। और बस ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है यार। आपको पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो बहुत आसान था, ठीक है। इतना आसान कि हम 3 क्लास में ये कर सकते थे, राइट। नो सर, नहीं कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अब करो, टाइम आ गया। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले अपने पास कौन आता है, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स dx क्या होगा, दिमाग लगाएं सभी लोग, उल्टा उल्टा करें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्यों, देखो अब कैसे कर रहे हैं हम, माइनस कॉस एक्स क्यों लिखे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का वही होगा। जैसे मान लो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, ये तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। ये देखो अब इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन होगा कौन, साइन एक्स। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, याद करो, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अगर माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में, है ना। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉस एक्स का, इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस कॉस एक्स। तो देखो जो भी आंसर आएगा ना वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन होगा उसका। चलिए ये रूल नंबर कितना था जी, छठा, सातवां था। 8वें पे आ जाते हैं, 8वां रूल कौन सा है, अब यहाँ पे लिख दो cos x। अब cos x किसका डिफरेंशिएशन है, याद करो, cos x किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर में, साइन x, सिंपल। और यहाँ प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा आ जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी क्या होता है ना, फंक्शन इतना आसान नहीं रहता। जैसे कभी लिखा रहेगा साइन 3x, साइन 2x या साइन
ए एक्स, ऐसा साइन के एक्स, मतलब के का कोई मल्टीपल होगा, एंगल के साथ कोई मल्टीपल होगा, तो जैसे वैसे ही रहे, साइन लिखा रहे के एक्स, मान लो के एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करेंगे, साइन का सिर्फ माइनस कॉस लिख देंगे? नो, पता है जब ऐसा केस आ जाए के का कभी भी किसी भी फंक्शन में, सुनते रहे, के किसी भी फंक्शन में, सॉरी एक्स का किसी भी फंक्शन में कोई मल्टीपल आ जाए, सुने बात को फिर से, एक्स के किसी भी फंक्शन में, मतलब कोई भी फंक्शन है जिसमें एक्स का कोई क्या है, मल्टीपल है, तो जब एक्स का मल्टीपल आ जाएगा तो वहां पे क्या करना होगा, उस मल्टीपल को आप पहले ही ये कर देंगे। अब यहां पे मल्टीपल कौन है, के है, तो यहां पे 1/k पहले लिख देंगे, आंख बंद करिए और इस चीज को लिख दीजिए, और ये मैथमेटिक्स में आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे एक्स का मल्टीपल कौन है, के, तो 1/k, ठीक है। उसके बाद जो करते आ रहे थे कर दो, तो क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, के एक्स हो जाएगा, और उसके बाद प्लस सी, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए एक और करते हैं 10th में, ठीक है। अगर यहां पे कॉस के एक्स रहे, है ना, dx, तब क्या करेंगे, देखो x का मल्टीपल कौन, के, तो 1/k, पहला काम। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के एक्स और प्लस सी, बस काम खत्म हो गया, इतना ही तो करना है। जो भी मल्टीपल आएगा x का वो इधर जाके क्या 1/1 में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 11वें रूल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां रूल क्या कहता है, अगर आपके पास sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स हो, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए, sec x इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, याद करो, जो भी इसका फंक्शन आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो आप याद करो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec इंटू टेन, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा sec x प्लस सी होगा, है ना। अच्छा, उसी प्रकार 12वें रूल में आते हैं। अगर आपके पास दिया रहे, क्या दिया रहे, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, तो क्या करोगे आप, cosec x इंटू cot x याद करो किसका है ना। तो आपको याद आते 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 क्या आया, क्या आया, क्या आया, तो आया सर माइनस cosec x का ये है, ठीक है। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस cosec इंटू cot, तो cosec x प्लस सी, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो ना तो ये चीज आता था, याद आया। चलिए अब आते हैं 13वें रूल पे। 13वां रूल क्या है कि cosec, अगर आपके पास मिल जाए sec स्क्वायर x dx, अब याद करो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, जिसका डिफरेंशिएशन था उसी का ये इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन था tan x का, तो tan x इसका हो गया आंसर। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, tan x का, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, tan x। चलिए अब 14th पे आ जाते हैं, 14वां क्या है, cosec स्क्वायर x, है ना, cosec स्क्वायर x, बता दो किसका डिफरेंशिएशन था cosec स्क्वायर x, जल्दी से बताएं सभी लोग, तो cot का था, तो cot का, लेकिन ये माइनस में होता था, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस cot x। उसके बाद 15वां में आ जाओ, 16वां, 15वां, हाँ 15वां में क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन रहे ऐसा e टू द पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स, ऐसा, अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, ये भी रूल ही है एक तरह से। आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी मल्टीपल होगा x का, ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी है, जो भी मल्टीपल होगा x का वो पहले डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/a यहाँ पे हो गया, ठीक है। कहीं भी जाओ, जैसे ही x का मल्टीपल देख लो और x के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे, उस a को ना डिवाइड कर दोगे सबसे पहले, उसके बाद e टू द पावर ax प्लस b, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर देते हैं इन सब 100 क्वेश्चंस को, ठीक है, और मिलता है आंसर। अब ये जो रूल है, इन्हीं रूल को हम लोग अप्लाई करके आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप एक बार नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको मिल जाएगा ये वाला डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक सवाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। पहला सवाल सब लोग ट्राई करते रहेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, 3x टू द पावर 4, है ना। पूछा गया है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ बाई dx, ठीक है। चलो आप लोग करो फाइंड आउट। आगे आंसर देखो,
क्या करना है, वाई डी एक्स ना करना है तो कुछ नहीं, अब वाई के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 3x⁴ इंटू डी एक्स, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, जो कांस्टेंट रहता है उसको सबसे पहले बाहर निकाल देते और x⁴ dx, ठीक है। अब जो रूल क्या कहता है, x⁴n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन, तो x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो 3 और ये लो इसको x⁴4+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4+1 हो जाएगा ये, है ना, प्लस c। अब देखो 3 कितना 5 डिवाइडेड बाई क्या 5, यानी क्या लिख सकते हो आप 3/5 x⁵ प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴2x dx, ठीक है, ये आपको करना है नेक्स्ट में। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, e⁴2x dx है ना, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी x का मल्टीपल होगा वो मल्टीपल डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 पहले ही आ गया, उसके बाद जो भी मिल रहा है आपको उसको इंटीग्रेट कर दो, तो e⁴2x का इंटीग्रेशन e⁴2x ही होगा, लेकिन ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा प्लस c। आप इसको और क्या लिख सकते हो, e⁴2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है x² + 1 dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, कर दे। तो कैसे करेंगे, सब लोग पहले पॉज कर लो स्क्रीन को, पहले खुद से करो उसके बाद देखना सॉल्यूशन। तो x² dx + 1 इंटू dx, है ना। अब क्या करो, x², तो ये x⁴n वाले फंक्शन से बनेगा, है ना, तो यहाँ पे जो भी होता है पावर उसमें से 1 ऐड हो जाता है और डिवाइडेड बाई उससे डिवाइड हो जाता है जितना भी पावर बनता है, प्लस। अब देखो एक किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, याद रखना 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ऐसे ही मैंने आपको बताया था dx का इंटीग्रेशन क्या x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x⁴3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, है ना, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अगला है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, करो। आ गया, तो sin x का क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, सबसे पहले जो रूल है उस पे आते हैं, तो sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब इसको क्या करो, sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस cos x, है ना, और ये प्लस cos का क्या हो जाता है sin x, है ना। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ गया, sin x माइनस cos x, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तो कुछ सवाल लिया गया है, ठीक है। नंबर 1 में देखो sin 2x + 3 इंटू dx है, √x इंटू dx है, 1/2 - 3x dx है, ठीक है ना, और ये कितना है sec 2x इंटू tan 2x है, और ये कितना है 2x - 5 टू द होल पावर 4। अब देखो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें करना ये होगा कि सबको डिफरेंस इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन सब में देखो x का कुछ ना कुछ मल्टीपल है। अब ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो इसको सॉल्यूशन करने टाइम ये ध्यान रखना होगा कि जो भी x का मल्टीपल होता है, ठीक है, वो क्या होता है पहले डिवीजन में चला जाता है, मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आपको ना एक रूल ही याद रखना, sin ax + b अगर इस फॉर्म में कभी भी रहे इंटीग्रेट करना हो, है ना, तब इसका जो आंसर होता है ना, इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है 1/a। देखो x का मल्टीपल कितना था a, और उसके बाद साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे लगा दोगे माइनस कॉस ax + b, तो ax + b ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। तो -1/a cos ax + b आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसी बेसिस पे देखो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां पे देखो a के जगह पे कौन है, a के जगह पे 2 है और b के जगह पे कितना है 3 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + 3 dx, है ना, ये इज इक्वल टू क्या करोगे, x का जो मल्टीपल है, x का मल्टीपल कौन 2, तो 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करें sin 2x + 3, है ना, प्लस क्या करो c, तो sin 2x + 3 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस c, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। क्लियर ना। अगला देखते हो, नेक्स्ट √x dx है, ठीक है। तो √x का मतलब कितना होता है पावर x⁴2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 1/2, और यहाँ पे क्या dx। अब x⁴ 1/2 है तो x⁴n पे चले जाओ, तो क्या होता है जो भी पावर रहता है उसमें से 1 ऐड हो जाता है,
एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, क्योंकि जो पावर होता था टोटल उससे हम लोग डिवाइड भी करते थे, है ना। तो फाइनली आपको क्या मिला, एक्स टू द पावर 3/2, और नीचे क्या हो गया देखो तो 3/2 नीचे भी हो जाएगा, तो फाइनली ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। दिस इज द रिजल्ट। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 1/2 माइनस 3x। ठीक है, बहुत अजीबो गरीब सा फंक्शन है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हो उसके साथ। तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसको ax माइनस बी या ax प्लस बी के फॉर्म में लाना होगा, है ना। तो ये देखो b माइनस ax के फॉर्म में है, अगर इसको मैं b मान लूं, इसको a और ये तो x ही है, तो b माइनस ax के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो 1 अपॉन, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन ले लो तो 3x माइनस 2, ऐसा तो लिखा जा सकता है ना। तो वही कर रहा हूं मैं, माइनस को कॉमन ले लिया, अब 3x माइनस 2 हो गया, है ना, और इंटू dx। अब देखो 1 अपॉन एक्स होता था, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, log x। तो ये उसी फॉर्म में कहीं ना कहीं है ना। तो क्या लिखोगे आप इसको, माइनस log, कितना लिखा जाएगा बताओ तो 3x माइनस 2। लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि किसी भी फंक्शन में अगर x का कोई मल्टीपल हो तो वो मल्टीपल क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी 1/3 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस log 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, किसका, इसका। अब आते हैं sec 2x और tan 2x इंटू में है ना। तो sec 2x इंटू tan 2x, आप क्या जानते हो कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2x है, x का मल्टीपल है, तो वही रूल कि जब भी कभी x का मल्टीपल मिले तो उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, sec 2x, यानी फाइनली जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, sec 2x डिवाइडेड बाई 2। और कांस्टेंट लगाना नहीं भूलें, कांस्टेंट लगाना नहीं भूलें, कांस्टेंट हमेशा आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे पांचवें पे, है ना। पांचवें में क्या होगा, 2x माइनस 5 टू द पावर कितना, 4, है ना। इंटीग्रेट करना है इसको, कितना है यहाँ पे, dx है। तो ये देखो x टू द पावर n के फॉर्म में तो है, लेकिन x का यहाँ पे कोई मल्टीपल है, तो फिर से वही रूल, कौन सा, कि जो भी मल्टीपल होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल को डिवाइड करो तो 1/2। अब x टू द जो भी पावर है वो क्या होता था, उसमें एक ऐड हो जाता था, तो 2x माइनस 5, 4 में से एक ऐड हो गया, कितना हो गया, 5, और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, यानी आप क्या लिखोगे, 2x माइनस 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना, 10, और ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर मिले आपको क्वेश्चन, कुछ सवाल मिले, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं मिले तो कंप्लीटली इसको रिपीट करते रहेंगे, 1-2 बार रिपीट करेंगे ताकि माइंड में और अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जैसे अभी मैंने बहुत सारे फंक्शन को छोड़ा है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं किया, केयर नहीं किया होगा। ठीक है, कि जैसे मैंने tan x का कोई इंटीग्रेशन ही नहीं बताया है, तो ऐसे कुछ फंक्शन है जिनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कुछ अलग मेथड यूज करके उसको इंटीग्रेट करने लायक या इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, उसके बाद और डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को, थोड़ा सा और ऊपर तक लेके जाना है, और इंटीग्रेशन ऐसा पढ़ लेना है कि आपको आगे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, यही बेस है फिजिक्स का। ठीक है, अगर ये सब चीजें आपको क्लियर है तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, खास करके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल और ग्राफ, ये 4 चीजें आपको हर हाल में बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं रह जाओगे। क्या क्या मैंने बोला, बाइनोमियल, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्री, इसको भी ऐड कर लो। ट्रिगोनोमेट्री तो खैर आप जानते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन ये चीज आपके लिए नई नहीं है। कौन कौन सा, एक तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बाइनोमियल। ठीक है ना, ग्राफ भी आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में पढ़ा आपने, तो शायद, क्योंकि ग्राफ तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्लोप तो वहीं से आता है ना। तो ये 4-5 चीजें बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, चलो बाय।